लास्ट लेक्चर में मैंने एक सेल के बारे में आपको बताया कि सेल क्या होती है, किसने सेल की डिस्कवरी की, है ना। डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। यू नो सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, जिसमें एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, है ना बेटा। रुडोल्फ वर्चो ने कहा ओमिनस ई सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब इन्होंने इस सेल थ्योरी में थोड़ा सा करेक्शन किया, थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने कहा भाई स्लाइडेन एंड स्वान जो आप कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर आई कहाँ से? एक सेल थी, मेरे समझ में आया, आपने माइक्रोस्कोप में दिखाई एक सेल है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक से ज़्यादा सेल आई कैसे बेटा? ये रुडोल्फ वर्चो ने कहा ओमिनस सेलुला ई सेलुला। जो पहले वाली सेल होती है वही डिवाइड कर जाती है और नई सेल को जन्म देती है। क्या कह रहे हैं बेटा? जो पहली वाली सेल होती है वही डिवाइड कर जाती है और एक नई सेल को जन्म देती है। हम बार बार सेल 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 कह रहे हैं। सेल के अंदर पावर ऑफ कंट्रोलर कौन होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन। ये बात लास्ट लेक्चर तक यहाँ तक पहुँच चुकी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने बताया था कि यही पावर कंट्रोलर होता भी है, यही पावर ऑफ कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस का। आप समझ रहे होंगे बार बार हम सेल 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 कह रहे हैं, क्यों ना हम समझ लें थोड़ा डायग्राम से कि सेल रियल में होती क्या है बेटा। एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। क्या? ओवरव्यू ऑफ द सेल। एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, यानी मैं जरा देखूं तो सेल है क्या, तब हम सेल को डिफरेंट करेंगे कि सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यू नो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के आधार पर ही बेटा हम बताते हैं कि सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन पहले ओवरव्यू तो देखें कि सेल है क्या। मैं बार बार इस सेल की बात कर रहा हूँ बेटा। सेलाइडेन ने किस सेल पे काम किया? प्लांट सेल पर। किसने? देखो कोशिश करो, नोट करो बेटा इसको। सेलाइडेन ने काम किस पे किया था? प्लांट सेल पे, क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे। कौन थे? बॉटनिस्ट। हाँ। और स्वान ने बेटा काम किस पे किया था? एनिमल सेल पर, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, है ना। बात 1838 और 1839 की है। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज कर दिया। अरे भाई साहब, हम आपको एक सेल थ्योरी दे रहे हैं, वो आपको बताएगी कि सेल क्या करते हैं, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई सेल कहाँ से आती है। इस सेल थ्योरी में करेक्शन किया बेटा रुडोल्फ वर्चो ने। उन्होंने कहा ओमिनस सेलुला ई सेलुला। जो सेल पहले से प्रेजेंट होती है वही नई सेल को जन्म देती है। ये हमारा रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। लेकिन अब ओवरव्यू तो देखें, हम बार बार सेल 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 कर रहे हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिर्फ जिनमें एक ही सेल पाई जाती है, उसमें सारे काम कैसे हो जाते हैं और कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं सेल बनाने की कोशिश करूंगा और मैं सबसे पहले टिपिकल सेल की बात करूंगा और हम बता रहे हैं आपको प्लांट और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आपको मैं एक ही सेल में दोनों चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। वैसे अगर जनरली बताऊं तो प्लांट सेल में एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जैसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी थी, है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं। स्वान साहब ने कहा भाई इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, यू नो। लेकिन देखो हम एक टिपिकल सेल की बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे सब कुछ क्या क्या सेल के अंदर होता है। बताओ क्या क्या होता है वैसे सेल के अंदर? सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा और गोल्गी बड़ी और सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। यानी मैनी सेल ऑर्गन्स होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? सेल के अंदर पाए जाते हैं। अरे आओ रे आओ, हम सेल बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ से अपनी एक सेल को पिंच ऑफ किया और बोर्ड के ऊपर रख दिया, समझ पा रहे हैं आप। और जैसे ही बोर्ड के ऊपर रखा, बड़ी छोटी सी सेल है, मैंने इस पे माइक्रोस्कोप लगाया और इसको जूम किया और जूम करके देखा तो बेटा गजब हो गया। कैसे गजब हुआ समझने की कोशिश करना। जब मैंने इसको बड़ा किया, क्या किया? बड़ा। अरे जब सेल को मैंने जूम किया तो मैंने देखा इसमें दो लेयर पाई जा रही हैं। कितनी लेयर बेटा? दो लेयर पाई जा रही हैं। अगर दो लेयर हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है। अरे सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया? अंदर के सराउंडिंग को बाहर के सराउंडिंग से बिल्कुल अलग कर दिया। मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि जब मैं घर बना रहा हूं तो सराउंडिंग का होना बहुत जरूरी है। क्यों? सराउंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अरे देखो एक बात बताओ, अगर हम घर बनाने की शुरुआत करें तो दीवार का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर और इनर एटमॉस्फेयर में बेटा डिफरेंस पैदा कर देता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? आउटर एटमॉस्फेयर और इनर एटमॉस्फेयर को डिफरेंस पैदा
कर देता है। बेटा ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। अगर ये प्लांट सेल होती तो इसके बाहर क्या होता? सेल वॉल। क्या होती बेटा? सेल सेल वॉल। वॉल। क्या होती इसके बाहर? सेल वॉल। सेल वॉल। मैं कह दूं इसके बाहर कोशिका भित्ति भी होती। अगर ये सेल प्लांट सेल होती तो क्या होती बेटा? अगर ये प्लांट सेल होती तो इसके बाहर क्या होती बेटा? सेल वॉल। मैं बता दूं ये सेल वॉल। और अब सेल वॉल को हम जब तक बनाते रहेंगे जब तक ये सेल वॉल पूरी बन नहीं जाती। समझ रहे बेटा? हाँ। प्लांट सेल अगर होती तो इसके अंदर क्या मिलता? सेल वॉल। जनरली सेल वॉल डेड होती है ना कि लिविंग। कैसी होती है? डेड। डेड होती है। ठीक है ना? अब हम देखो आपको ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेल वॉल ने और सेल मेम्ब्रेन ने सेल के अंदर का एटमॉस्फेयर सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर दोनों अलग अलग कर दिए। समझ रहे हैं आप? सेल के अंदर का एटमॉस्फेयर क्या, सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर क्या, सेल वॉल ने और सेल मेम्ब्रेन ने दोनों अलग अलग कर दिए। अब आते हैं बात सेल की इंटरनल मेम्ब्रेन की। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? आपको पता है साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। एक लिक्विड सा स्ट्रक्चर होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। सिर्फ लिक्विड। क्या बेटा? सिर्फ लिक्विड। अगर सेल में लिक्विड के साथ साथ में अगर ऑर्गन्स की बात करूं तो मैं उसे क्या कहूंगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहूंगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं सेल के अंदर लिक्विड के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स की भी बात करूं तो मैं उसे क्या कहूंगा? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? साइटोप्लाज्म की। आओ बेटा आओ, सेल के अंदर एक अपने को क्या भर दिया? ये साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म जब तक भरते रहेंगे जब तक ये पूरा भर नहीं जाता। ठीक है ना बेटा? चलो ये हमने आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है ना बेटा? अब एक बात बताओ, ये तो अपनी सेल हो गई। सेल के अंदर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क स्ट्रक्चर बेटा होता है जिसे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता हूँ। ठीक है ना? सेल के अंदर हमारे पास पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंड होता है? ये बात आगे की है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इतना समझो, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बेटा राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अगर मैं इस पे हाथ फेर के देखूं तो मुझे रफसी नहीं लगेगी? क्या चिकनी लगेगी या रफ लगेगी? अरे एक बात बता, इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम के थोड़े थोड़े से खूंटे गड़े हैं और मैं उस पर हाथ फेर रहा हूं तो रफ लगेगी कि चिकनी लगेगी? रफ लगेगी। तो इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा? राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता हूँ। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्म। अब ये आगे क्या काम करती है? प्रोटीन का फॉर्मेशन। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अरे बेटा, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है वो कैसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बात बताओ, ये भी इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अरे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है, मैंने इस पे हाथ फेर के देखा, चिकनी स्मूथ लगेगी कि रफ लगेगी? रफ लगेगी। अरे इस पे राइबोसोम है नहीं तो कैसी लगेगी? चिकनी। बोले तो स्मूथ लगेगी। तो मैं कह दूं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसी है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं तो ऐसी यार बोल दूं, कोई दिक्कत? नो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, अरे एक बच्चा मेरे से कहने लगा कि सर ये तो साइटोप्लाज्म समझ में आ रहा है, डायग्राम अच्छा सा बन जाए जिससे साइटोग्राम को साफ कर देते हैं, क्योंकि समझ में तो आ रहा है कि पूरी सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। लेकिन समझ में आ जाए डायग्राम, इसलिए मैंने साइटोप्लाज्म को साफ कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। चलो भैया, हमने साइटोप्लाज्म को साफ किया इसलिए डायग्राम अच्छा बन जाए। अब बात आती है हम क्या बनाएंगे सेल के अंदर जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबका बाप, कंट्रोलर ऑफ द सेल, नाम न्यूक्लियस। आपको बता दूं बेटा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और वो जो जॉइंट होता है RER से, बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो किससे अटैच होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बेटा दिमाग यहीं रखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो अटैच होती है अपनी किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम से। अरे मैंने सबका बाप बनाया, कंट्रोलर ऑफ द सेल बनाया, जिसके नेतृत्व में सेल सारा काम करती है, चाहे वो प्रोटीन्स का बनाना हो, चाहे वो हार्मोन्स का बनाना हो, या फिर एंडोसाइटोसिस करना हो, या एक्सोसाइटोसिस करना हो, या पेनेकोसाइटोसिस करना हो, या फेगोसाइटोसिस करना हो, या किसी का डाइजेशन करना हो सेलुलर लेवल पर, वो सब काम कौन करता है, किसके अंडर में होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता ना बेटा, वो सेल ही लिविंग नहीं होती। समझ रहे हैं ना? आपके लेवल पे अगर मैं बताऊं, अगर जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो सेल लिविंग नहीं मानी जाती। अच्छा एक आप बात बताओ, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, क्या वो सेल डिवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस अगर है तो वो लिविंग सेल है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो लिविंग सेल नहीं है। बेटा अगर न्यूक्लियस बनाऊं तो मैं कह दूं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हाँ। और बाहर वाली लेयर जो होती है जिस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, वो किससे अटैच होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आओ बेटा आओ, न्यूक्लियस बनाने की चर्चा करें। और हमने न्यूक्लियस बना दिया और यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच कर दी बेटा। हाँ। ये हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच कर दी। और आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं बेटा। जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर। किस पे बेटा? क्रोमोसोम। अरे मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम बनाए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनाए। पहले तो एक बात बताओ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, प्लाज्म बोले तो लिक्विड, क्या बेटा? लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म कह दूं मैं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे क्या कह रहा हूँ? साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस की बाउंड्री आ गई साहब, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको क्या कहूंगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। कह दूं बेटा कि हमारा एरिया है, हमारे अंदर जो लिक्विड आएगा हमारे हिसाब से चलेगा, उसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत सुंदर। ये अपना क्या नाम है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। कह दूं इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बेटा इसके बाद मैं आपको ओवरव्यू बताऊं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन हो गई। हाँ। तो एक तो अंदर वाली, एक बाहर वाली। हाँ। इसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये मेम्ब्रेन क्यों होती है, इसका काम क्या होता है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो सब बताएंगे कि इनर मेम्ब्रेन का क्या काम, आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम। हाँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में अगला स्ट्रक्चर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन। जैसे भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, देखो बेटा समझने की बात करना, सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। हम लगातार बोल रहे हैं, हमें एनर्जी जो मिल रही है, हर सेल से एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया से। आओ थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? अरे सर जी ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये तो अपनी बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, और इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लैट हो जाती है, या फिर उसमें फ्लैट नहीं, थोड़ी मतलब फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होकर वो क्रिस्टी बना लेती है। क्या बना लेती है? क्रिस्टी बना लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो ये साइटोप्लाज्म गया होगा ना? हाँ। अरे जल्दी से बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो साइटोप्लाज्म गया होगा ना? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म जाता है हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स। ये तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, मैं कह दूं मेम्ब्रेनस स्पेस है ये। ठीक है ना बेटा? अगर इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, अरे भाई जो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया उसे मैं मैट्रिक्स कह दूं कि ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का है तो ये मैट्रिक्स है। क्या है ये? मैट्रिक्स है। बहुत सुंदर बेटा, ये क्या है? अपना मैट्रिक्स है। आओ बेटा चर्चा करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की क्या काम है। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस द पावर कंट्रोलर हेड है किसका? ओवरऑल न्यूक्लियस ओवरऑल किसका हेड है? पूरी सेल का। हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है। हम कंटिन्यूस ऑक्सीजन ले रहे हैं, ग्लूकोज भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और सिस्टम में हाइड्रोजन का जो बैलेंस होता है, उस हाइड्रोजन के बैलेंस से बेटा यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अरे एटीपी हमारे लिए एनर्जी है, एटीपी हमारे लिए एनर्जी है। इसीलिए मैं पावर हाउस बोल दूं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सुंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला क्योंकि हमें एनर्जी बनाकर दे रही है। क्या दे रही है? एनर्जी बनाकर। देखो बेटा इसके बाद अब क्या होता है, सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी तो होते हैं। अरे भाई सेल के अंदर पानी भी होता है, रस भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिशन भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो सेल के लिए वेस्टेज होती हैं, कूड़ा कबाड़े की तरह होती हैं। तो वो सेल एक
वैक्यूल में, एक थैली में भर के रख लेती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर भर के रख लेती है, जिसे मैं वैक्यूल कहता हूँ बेटा। क्या कहता हूँ? वैक्यूल कहता हूँ। इस वैक्यूल में बेटा 90% तो वाटर होता ही होता है। कितना पानी होता है? लेकिन इसमें वेस्ट मटेरियल है। क्या है बेटा? वेस्ट मटेरियल। ये वैक्यूल थैली बन कैसे रही है, आपको पता है? ये थैली कैसे बन रही है? सर में वेस्ट मटेरियल आ रहा है इसका सेल का। हाँ, नहीं तो वैक्यूल के अंदर आया। अब हम लाइसोसोम बनाएंगे। एक बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है स्ट्रक्चर, इसकी ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसकी मेम्ब्रेन को मैं टोनोप्लास्ट बोलता हूँ बेटा। क्या बोलता हूँ? टोनोप्लास्ट। एक लाइसोसोम भी होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक। देखो ये सेल मेम्ब्रेन हमारी फ्लूइडिटी नेचर की होती है, लिपिड की बनी होती है। किसकी? लिक्विड। आप आगे देखोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी लिपिड की बनी होती है। किसकी बेटा? लिपिड की बनी होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड की है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की है, इसलिए इसके अंदर कैसा नेचर है? फ्लूइडिटी वाला नेचर है। मतलब देखो जैसे कैसे वैक्यूल बनी, इसने क्या किया, इस मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू किया। ठीक है बेटा, इस मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू किया और ये तब तक फोल्ड होती रही जब तक एक मेम्ब्रेन वैक्यूल ना बन गई। वैक्यूल नहीं मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बटुआ लाइक स्ट्रक्चर ना बन गया। ठीक है, अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन फोल्ड होती जा रही है और जब तक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ना बन जाए, थैली लाइक स्ट्रक्चर ना बन जाए, बटुआ लाइक स्ट्रक्चर ना बन जाए, जैसे ये बटुआ बन गया, ठीक है ना बेटा, यहाँ से ये लिपिड वाले मेम्ब्रेन पिंच ऑफ होगी और पिंच ऑफ हो गई, लिपिड है, फ्लूइडिटी वाला नेचर है, आपस में जुड़ जाएगी और एक सेल के अंदर थैली बन जाएगी। बन गई ना बेटा थैली? हाँ। है ना। अब सेल ने क्या किया, इसके अंदर इंपोर्टेंट एंजाइम भर के रख दिए और वो एंजाइम भर के रख दिए, जैसे इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे तो ये बन गई बेटा लाइसोसोम। क्या बन गई? लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्या बन गई बेटा? लाइसोसोम। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट और ऑर्गन है सेल ऑर्गेनल, उसके बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।